नंदीपुर में एक ही किराने की दुकान थी जिसकी मालकिन थी नंदा। अरे रे नंदा, वो सिर्फ एक मुट्ठी धान है, अब क्या उसे भी कम करोगी? हाँ हाँ, क्यों ना करूं। ऐसे अगर दिन भर में सभी को एक एक मुट्ठी धान ज्यादा देती रही तो मेरा दिवाला ही निकल जाएगा। पूरे नंदीपुर में नंदा की कंजूसी की चर्चा हुआ करती थी। नंदा का अपने पति धानीराम पर भी दबदबा था और उनके बेटे दीपक की भी कभी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई। पापा, अगले महीने मेरा जन्मदिन है। आपने कहा था कि आप मेरे लिए एक नई साइकिल लाएंगे। आप इस बार जरूर लाओगे ना? कोई जरूरत नहीं है नई साइकिल की। लेकिन आपने कहा था। बच्चे का बड़ा मन है तो ले आते हैं ना। नई साइकिल विकल्प बस पैसों की बर्बादी है और अभी 4 साल पहले ही तो इसे साइकिल दी थी। लेकिन माँ, 4 साल पहले मैं इतना सा था और अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। अब मैं वो साइकिल नहीं चला सकता। हा, बड़े आए मुझे सिखाने वाले कि तुम बड़े हो गए हो, जैसे मैं तो कभी बच्ची थी ही नहीं। लेकिन माँ, मेरी बात तो सुनो। मैंने कह दिया ना, बस। बेचारा दीपक अपने पापा की ओर देखता रहा, लेकिन मजाल हो उनकी कि वो नंदा के सामने अपनी बात मनवा सके। और फिर रूठ कर दीपक घर के बाहर चला गया। उदास दीपक एक पेड़ के नीचे बैठा था जब उसके 2 दोस्त नकुल और सोहम वहाँ आए। क्या हुआ? क्या मम्मी पापा ने पिटाई की? नहीं। फिर क्या हुआ जो यहाँ मुँह लटका के बैठे हो? और क्या होगा? इस बार भी माँ ने नई साइकिल लाने से मना कर दिया। तुम और तुम्हारी माँ, वो इतनी कंजूस क्यों है पता नहीं। हमारी गांव में इतनी बड़ी दुकान है और एक मैं हूँ जिसे रोज एक चॉकलेट खाना भी नसीब नहीं होता। तो क्या बिना बताए खा लो? नहीं, अगर माँ को पता चला तो बहुत अच्छे से पिटाई होगी। ना रे बाबा ना, मुझे मार नहीं खानी। अच्छा ठीक है, ये लो, तुम मेरी टॉफी खा लो। मैं पापा को बोल के और मंगवा लूंगा। दीपक ने अपने दोस्त की टॉफी खा ली और वो घर की ओर लौट आया। घर लौटकर वो अपने पापा के पास बैठकर उन्हें साइकिल के लिए मनाने लगा। क्या कानाफूसी चल रही है तुम दोनों की? कुछ भी तो नहीं। ठीक है, आओ, खाना लग गया है। नंदा ने तीनों के लिए खाना परोसा और तीनों की प्लेटों में उसने गिनकर 2-2 रोटियां ही डाली। तीनों ने खाना शुरू किया। कुछ देर बाद, नंदा, थोड़ा घी दे दो। घी तो भर भर के डाला है मैंने रोटियों में। थोड़ा और दे दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें पता है ना घी कितना महंगा है? बेचारा धनीराम ये सुन चुपचाप अपना खाना खा लेता है। वैसे तो नंदा कंजूस थी, लेकिन वो रोज सवेरे भगवान जी को शुद्ध देसी घी का दिया लगाया करती थी। इस बार भगवान जी ने नंदा की सुन ली और वो खुद प्रकट हो गए। अरे बाप रे! भगवान जी, जय हो! भगवान जी की जय हो! नंदा भगवान जी के चरणों में गिर गई। उठो नंदा, पुत्री, तुम रोज मुझे शुद्ध देसी घी का दिया करती हो। ये तुम्हारी उदारता है। इस उदारता से खुश होकर मैं तुम्हें सोना देना चाहता हूँ। हाँ? सोना? मैं तुम्हें एक जादुई संदूक दूंगा जिसमें इतना सोना होगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम्हारे पास कोई भी पैसे मांगने आया और तुमने अपनी कंजूसी के कारण उसे मना किया तो जादुई संदूक गायब हो जाएगा। क्या तुम्हें मंजूर है? हाँ, इतना सारा सोना होगा तो कौन पैसे देने के लिए सोचेगा। भगवान जी मुस्कुराए और उन्होंने नंदा को
वो जादुई संदूक दे दिया। जैसे ही नंदा ने वो जादुई संदूक खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर नंदा ने उस जादुई संदूक को अपनी अलमारी में रख दिया और रोज की तरह वो अपने बेटे और पति के लिए खाना बनाने में जुट गई। लेकिन इस बार वो बहुत खुश थी। सुबह से दोपहर हो गई और धनीराम दीपक को स्कूल से लेकर लौटा। धनीराम नंदा के पास गया। नंदा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि दीपक का जन्मदिन नजदीक है और इस बार तो हमें उसे एक साइकिल दिला ही देनी चाहिए। और हमेशा की तरह नई साइकिल का नाम सुन। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा बोलते ही नंदा रुक गई। उसे जादुई संदूक की याद आई और वो तुरंत अलमारी की ओर दौड़ी। वो संदूक गायब हो चुका था। हाय रे मेरा जादुई संदूक! सवेरे तो भगवान जी ने मुझे दिया था और दोपहर तक गायब भी हो गया। फिर नंदा ने धनीराम और दीपक को सुबह की घटना बताई और वो जोर जोर से रोने लगी। नंदा ने अपना अच्छा खासा धन खो दिया और वो भी सिर्फ अपनी कंजूसी की आदत की वजह से। इसीलिए कहते हैं, समय रहते आदतें बदल लेनी चाहिए, वरना पछताना पड़ सकता है। दक्षिण भारत के गांव में रमा और उसके पति चिनप्पा रहते थे। दोनों गांव के एक खेत में मजदूरी करके अपना घर चलाया करते थे। रमा और चिनप्पा के एक बेटी और बेटा थे। वो लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा बनाना चाहते थे, लेकिन एकाएक चिनप्पा की तबीयत खराब रहने लगी। वो बहुत बीमार हो गया। अब रमा को खेतों में मजदूरी भी करनी पड़ती थी, अपने बच्चों का भी ख्याल रखना पड़ता था और अपने बीमार पति का भी। उसकी परिस्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी। एक दिन चिनप्पा को देखने उसका भाई मोहन आया। भाई, तुम्हारी तबीयत तो बहुत खराब है। तुमने डॉक्टर को दिखाया या नहीं? दिखाया देवर जी, पर फिर भी कोई असर नहीं हो रहा है। मैं मंदिर में तुम्हारे नाम की अर्चना करूंगा। तुम जरूर ठीक हो जाओगे। ठीक है मेरे भाई। भाभी, आप अकेले पे घर संभालने का सारा भार आ गया है ना? हाँ, लेकिन अब घर तो चलाना ही होगा ना। भाभी, मैं एक इडली की दुकान डाल रहा हूँ। क्या आप वहाँ इडली बनाना चाहेंगी, जिससे आपको अधिक पैसे भी मिल जाएंगे और आपकी आर्थिक परिस्थिति भी सुधर जाएगी। मुझे जो भी मुनाफा होगा वो हम दोनों बांट लेंगे। हाँ, ठीक है देवर जी। और अगले दिन से रमा मोहन की दुकान में इडलियां बनाने लगी। गांव के लोगों को रमा की बनाई हुई इडली बहुत पसंद आई। देखते ही देखते रमा की बनाई हुई इडलियां मशहूर हो गईं। दुकान में रोज लोगों की भीड़ लगने लगी। दोनों रमा और मोहन खुश थे, क्योंकि दोनों का मुनाफा बढ़ता जा रहा था। कमाए हुए मुनाफे से रमा ने चिनप्पा का अच्छा इलाज करवाया और कुछ ही दिनों में चिनप्पा फिर से चलने फिरने लगा। अब 2 महीने बीत गए और रमा और मोहन की दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। और आज रमा सोचने लगी, ये इतनी सारी भीड़ सिर्फ मेरी इडलियों की वजह से है, तो मेरे मुनाफे पे ज्यादा हक हुआ। मोहन तो सिर्फ सामान लेकर देता है और ग्राहकों को इडलियां बांध के देता है, तो उसे बराबर का मुनाफा बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। शाम के समय जब दोनों मुनाफा बांट रहे थे, तो देवर जी, सारी इडलियां मैं ही बनाती हूँ। अगर मेरी इडलियां इतनी स्वादिष्ट ना होती तो आपको इतना मुनाफा नहीं होता।
वो तो है भाभी, आपकी इडलियां वाकई में बहुत अच्छी हैं। तो इस वजह से मेरा मुनाफे पे हक ज्यादा होना चाहिए। लेकिन भाभी ये गलत है। मैं भी दिन भर मेहनत करता हूँ, तब जाके हम इतना कमाते हैं। मतलब हम दोनों ही बराबर मेहनत करते हैं, इसीलिए मुनाफे पे हम दोनों का बराबर का हक हुआ। नहीं देवर जी, अब आप गलत बोल रहे हैं। अगर ऐसा है तो कल से आप कोई और इडली बनाने वाली को रख लो। रमा मोहन से बहस कर अपने घर निकल गई और अगले दिन से गांव में 2 इडली की दुकानें लगीं। एक रमा की, जहां वो खुद ही इडलियां बना रही थी और बेच रही थी, और एक मोहन की, जहां एक दूसरी औरत इडलियां बना रही थी। रमा की नई दुकान देख सारे गांव वाले उसकी दुकान की ओर चले गए, लेकिन रमा अकेली थी। वो इतने ज्यादा लोगों को अकेले संभाल नहीं पा रही थी। आखिर थक कर सारे गांव वाले मोहन की दुकान पर लौटे, जहां मोहन हमेशा की तरह सभी ग्राहकों को अच्छे से इडलियां देता रहा। ये सिलसिला रोज चलता रहा और देखते ही देखते गांव वाले मोहन की इडली की दुकान में ही इडली लेने जाया करते थे। अब रमा अकेले अपनी दुकान पर खड़े रहकर पछता रही थी। ये मैंने क्या कर दिया? मुझे लगा था इडलियां बनाना ही सब कुछ था, लेकिन नहीं, मोहन का ग्राहकों को संभालना भी बहुत जरूरी था। कम से कम जब मैं मोहन के साथ थी, मुझे अच्छे पैसे तो मिलते थे, लेकिन अब मेरी इडलियों को कोई पूछता भी नहीं। रमा को अपनी इडलियों पर घमंड था, जो अब टूट चुका था। इसलिए कहते हैं कि घमंड कांच की तरह होता है, जो जरूर टूटता है। भैरव और मानसी का एक छोटा सा खेत था, जहां दोनों खेती किया करते थे। उनके पास 2 बैल थे, जो उनकी खेत जोतने में मदद किया करते थे। भैरव दिन भर खेतों में काम करके थक हार के घर आया करता था। बैलों को बाहर खूंटे में बांधकर वो भीतर जाकर मानसी के साथ खाना खाया करता था। ये इनका दैनिक दिनचर्या था। एक दिन गर्मी बहुत थी। भैरव और उसके बैल खेत जोत रहे थे। सूरज ढलने तक भैरव बहुत थक गया था। वो रोज की तरह घर लौटा, बैलों को खूंटे में बांधा और खाना खाने के लिए भीतर गया। उसने खाना खाया और जैसे ही वो बिस्तर पर लेटा, उसे नींद आ गई। अगली सुबह जब भैरव घर के बाहर आया तो मानसी ये क्या हुआ जी? हमारा दूसरा बैल कहाँ है? हाँ, कल तक तो यही था। हे भगवान! आप फिक्र मत कीजिए, वो हमें जरूर मिलेगा। भैरव और मानसी बैल की खोज में गांव भर घूमने लगे। बिटिया, क्या तुमने कोई काला बैल यहाँ देखा है? नहीं काकी। भैया, क्या आपने कोई काला बैल देखा है यहाँ कहीं? नहीं, यहाँ तो नहीं देखा। मानसी और भैरव बैल को ढूंढने लगे। सुबह से लेकर शाम हो गई और भैरव के बैल का कोई पता नहीं चला। हार कर दोनों घर पहुंचे। भैरव एक कोने में बैठकर रोने लगा।
अब मैं खेत कैसे जोतूं? एक बैल से खेती कैसे होगी? रोइए मत जी, कुछ ना कुछ हो जाएगा। आप इतने उदास मत होइए। मानसी भैरव को संभालने की कोशिश कर रही थी, पर भैरव बहुत ही ज्यादा भावुक हो चुका था। कुछ दिन बीत गए और अब भैरव खेत में चिंतित बैठा था। तभी मानसी आई। ए जी, कल हमें शहर जाना है। वो क्यों? नया बैल खरीदने। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं जानती हूँ, मैंने ये पैसे बुरे वक्त के लिए ही बचा कर रखे थे। ये लीजिए, इससे कल हम नया बैल खरीदेंगे। भैरव के चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कान आई। अगले दिन भैरव और मानसी दोनों शहर की मंडी में पहुंचे। वहां उन्हें कई बैल दिखे। भैरव एक एक बैल को गौर से देखने लगा। तभी उसकी नजर एक काले बैल पर पड़ी। मानसी, ये हमारा बैल है। आपको यकीन है? हाँ, इसे मैंने बचपन से पाला है। मानसी बैल के पास गई और उसे सहलाने लगी। जब बैल बेचने वाला उनके पास आया, चोर चोर, ये इंसान चोर है, इसने मेरा बैल चोरी किया है। कुछ लोग वहां जमा हो गए। बैल का चोर घबरा गया, लेकिन उसने जाहिर नहीं किया। ये मेरा बैल है, मैं इसे क्यों चोरी करूं? मैंने इसे छोटे से बड़ा किया है। तुम झूठ बोल रहे हो। ये बैल हमारा है और इसे हमने छोटे से बड़ा किया है। मैं क्यों झूठ बोलूं? मानसी को समझ आ गया कि वो चोर इतनी आसानी से उन्हें उनका बैल वापस नहीं देगा। मानसी ने कुछ सोचा और फिर बैल की दोनों आंखों को अपने हाथों से ढक दिया। अच्छा, अगर ये बैल तुम्हारा है तो बताओ, इसकी कौन सी आंख में चोट लगी है? व्यापारी सोचने लगा और फिर बोला, दाईं आंख। तुम्हें यकीन है ना? अगर दाईं आंख नहीं हुई तो ये बैल मेरा है। व्यापारी फिर से सोच में पड़ गया। नहीं, बाईं आंख। मानसी ने अपने हाथ हटाए और बोली, इसकी दोनों आंखें एकदम ठीक हैं। अगर ये बैल तुम्हारा होता तो तुम्हें ये पता होता। चोर हो तुम। लोगों के बैल चोरी करके उन्हें मंडी में बेचते हो। आसपास जमी हुई भीड़ ने चोर व्यापारी की पिटाई की और मानसी की चतुराई से भैरव का चोरी हुआ बैल उसे वापस मिल गया। इसलिए कहते हैं कि हर काम सूझबूझ से करना चाहिए। घी ले लो, शुद्ध देसी गाय का घी ले लो, घी ले लो। ओह विमला, 1 किलो घी तोल दो। क्या दीदी, सिर्फ 1 किलो? देखिए आप कितनी पतली होती जा रही हैं। थोड़ा रोटी पे घी लगा के खाया कीजिए और फिर देखिए आपकी तबीयत कितनी मस्त हो जाएगी। ठीक है, तुम 2 किलो ही तोल दो। ये हुई ना बात दीदी। विमला ने 2 किलो घी तोल दिया और वो खुशी खुशी आगे बढ़ती रही। रास्ते में उसे कई ग्राहक मिले। आज उसका घी का व्यापार बहुत अच्छा हो रहा था और अब उसके पास सिर्फ थोड़ा सा घी ही बचा था।
थोड़ी दूर चल के उसे दिन का आखिरी ग्राहक मिल ही गया और अब उसका सारा घी खत्म हो चुका था। विमला खुशी खुशी लौट रही थी कि तभी उसे एक छोटे बच्चे ने आवाज दी। विमला काकी, घी है क्या? नहीं बेटा, घी तो खत्म हो गया। ठीक है काकी, कल आप ज्यादा घी ले आना। हाँ लला, कल तुम्हें घी जरूर दूंगी। घी का खाली डिब्बा लेकर विमला अपने घर पहुंची और उसने पैसे गिनने शुरू किए। ज्यादा पैसे देख वो बहुत खुश थी। आज तो बहुत अच्छी कमाई हो गई, लेकिन आज मेरा एक ग्राहक खाली हाथ लौट गया। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कल से मैं ज्यादा घी बनाऊंगी ताकि कोई भी खाली हाथ ना लौटे। अगले दिन विमला ने घी मथना शुरू किया। जैसे जैसे घी बनता गया, विमला का डिब्बा भरता गया। अब डिब्बा 3/4 भर चुका था और विमला के पास का सारा दूध खत्म हो गया। अरे ये क्या, आज भी डिब्बा पूरा नहीं भरा। अगर आज मेरा एक भी ग्राहक खाली हाथ चला गया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। नहीं, आज मेरा कोई भी ग्राहक वापस नहीं लौटेगा। विमला भीतर से एक वनस्पति तेल का डिब्बा ले आई और उसने घी में तेल मिला दिया। अब कोई खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। घी ले लो, घी ले लो, शुद्ध देसी गाय का घी ले लो, घी ले लो। काकी, 1 किलो घी दे दो। हाँ लल्ला, कल तुम्हें घी नहीं मिला ना, आज थोड़ा ज्यादा ही ले लो। विमला ने बच्चे को घी दे दिया और वो आगे बढ़ गई। ऐसे ही विमला बाकी लोगों को भी अपना घी बेचने लगी। आज का दिन तो बहुत अच्छा है, मुझे अच्छे पैसे मिल रहे हैं। वो हलवाई सुरेश के घर के बाहर पहुंची। घी ले लो, घी ले लो। विमला दीदी, 3 किलो घी दे दो। हाँ हाँ सुरेश, लेकिन आज 3 किलो? कोई दावत है क्या? हाँ, मुखिया जी के घर में दावत है, उन्हीं के लिए गाजर का हलवा बना रहा हूँ। अच्छी बात है। विमला ने 3 किलो घी दे दिया और वो वहाँ से चली गई। विमला खुश थी कि आज उसका कोई भी ग्राहक खाली हाथ नहीं लौटा। हलवाई सुरेश ने गाजर का हलवा बनाया और अब वो हंडी लेकर मुखिया जी के घर पहुंचा। मुखिया जी के घर पर बहुत सारे लोग भोजन के लिए आए थे। हलवाई सुरेश ने उन्हें अपना हलवा परोसा। उनमें से एक व्यक्ति ने वो हलवा खाया। भाई सुरेश, क्या हो गया आज तुम्हारे हलवे को? पहले जैसा स्वाद ही नहीं है इसमें तो। लगता है आज सुरेश का ध्यान भटक गया था। नहीं नहीं, लगता है मुखिया जी ने सुरेश को पैसे नहीं दिए। सभी लोग हंसने लगे और मुखिया जी सुरेश को घूरने लगे। अब सुरेश ने हलवा चखा तो उसे कुछ गड़बड़ लगी। उसने फिर से हलवा चखा। मैंने तो सब चीजें बराबर ही डाली थी, कहीं ये विमला दीदी के घी की वजह से तो नहीं। अगले दिन सुरेश विमला के घर पहुंचा। वहाँ उसने देखा कि विमला घी में वनस्पति का तेल मिला रही थी। विमला दीदी, इतनी बड़ी धोखाधड़ी,
आप शुद्ध घी में वनस्पति तेल मिला रही हैं। आप धोखेबाज हैं। आपके कारण आज पहली बार गांव वालों ने मेरे हलवे की खिल्ली उड़ाई। मैं सारे गांव वालों को तुम्हारी धोखाधड़ी के बारे में बता दूंगा। अरे सुरेश, मेरी बात तो सुनो। सुरेश ने विमला की बात नहीं सुनी और वो वहां से चला गया। सुरेश ने गांव वालों को ये बात बता दी कि विमला ने मिलावट की है और अब जब विमला घी लेके निकली, दीदी घी ले लीजिए। नहीं नहीं, तुम्हारा घी नहीं चाहिए। घी के नाम पे मिलावटी वनस्पति तेल बेचती हो, चली जाओ यहाँ से। ये बातें सुन विमला को अपनी धोखाधड़ी पर बहुत गुस्सा आया। मिलावट करने से उसके सारे ग्राहक टूट गए और अब कोई भी विमला से घी नहीं खरीद रहा था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कर बुरा तो हो बुरा। ईमानदारी एक बहुमूल्य गुण है। भीमपुर में विष्णु मिठाई वाले की दुकान बहुत ही मशहूर थी। विष्णु मिठाई वाले की मिठाइयों के चर्चे दूर दूर तक होते थे। विष्णु और उसकी पत्नी शुद्ध देसी घी में मिठाई बनाया करते थे, जिसकी खुशबू गांव भर फैल जाती थी और ग्राहक खुशबू से खींचे चले आते थे। वैसे तो विष्णु की दुकान बहुत ही बढ़िया चल रही थी, लेकिन विष्णु कभी अपनी कमाई से संतुष्ट नहीं था और उसे हमेशा ज्यादा पैसे कमाने का लालच था। एक दिन की बात है, विष्णु इसी सोच में डूबा था। मैं क्या करूं जिससे मुझे ज्यादा मुनाफा हो? क्या मुझे मिलावट करनी चाहिए? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे ग्राहक भी टूट जाएंगे, तो मैं क्या करूं? तभी विष्णु की पत्नी सुरेखा वहां आई। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? वही तो हमेशा सोचता हूँ, ज्यादा पैसे कमाने का उपाय। आप और आपकी सोच मेरी तो समझ में नहीं आती। खाना रखा है, खा लेना, वरना ठंडा हो जाएगा। सुरेखा वहां से चली गई और विष्णु फिर से अपनी सोच में डूब गया। मैं क्या करूं? तभी विष्णु का ध्यान उसके तराजू पर पड़ा और उसे कुछ सूझा। अगले दिन विष्णु शहर आया और उसने एक दुकान से एक गोल चुंबक खरीद लिया। विष्णु ने वो चुंबक तराजू के नीचे लगाया। अब मुझे अच्छा खासा मुनाफा भी होगा और मेरे ग्राहक भी नहीं टूटेंगे। तभी उसका एक ग्राहक आया। भैया 1 किलो जलेबी तो दो। विष्णु ने ग्राहक को जलेबी दी और पैसे देख वो बहुत खुश हुआ और तराजू में चिपके हुए चुंबक की वजह से विष्णु को अच्छा खासा मुनाफा हो रहा था। अपना मुनाफा देख, अरे भाग्यवान, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। और वो क्यों? अब मेरा मुनाफा जो बढ़ गया है। कैसे जी? ये देखो। पर ये तो धोखाधड़ी है ना? धोखा वोखा कुछ नहीं, सभी करते हैं। अच्छा मुनाफा भी तो हो रहा है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि ये गलत है। विष्णु ने सुरेखा की एक ना मानी। एक दिन की बात है जब बबलू विष्णु मिठाई वाले की दुकान पर जलेबी लेने आया। अब भाई 2 किलो जलेबी दे दो। अभी लो भाई। विष्णु ने 2 किलो जलेबी तोल दी और जब बबलू ने जलेबी ली तो उसे कुछ खटका। भैया ये 2 किलो तो लग नहीं रहा है, इसे वापस तौलो। विष्णु डर गया।
तुम अकेले ग्राहक नहीं हो, मुझे दूसरों को भी मिठाई देनी है। लेनी है तो लो, वरना चलते बनो। बबलू को समझ आ गया कि दाल में कुछ काला है। बबलू एक दूसरे दुकान पर गया और वहाँ उसने जलेबी वापस तोली तो वो सिर्फ 1.5 किलो ही थी। बबलू एक तराजू लेकर विष्णु मिठाई वाले की दुकान के बाहर पहुंचा। सुनो सुनो सुनो, पेश है जादुई तराजू, जो भी तौलो कम ही निकलेगा। आइए आइए आइए। विष्णु ये देख डर गया, लेकिन फिर भी वो बबलू को डांटने पहुंचा। अरे ये क्या तमाशा लगा रखा है? तमाशा मैंने नहीं, आपने लगा रखा है। भोले भाले गांव वालों को लूटते हो। बबलू ने विष्णु का तराजू उठा लिया। ये देखिए, ये चुंबक, ये विष्णु हम सबको लूट रहा है। ग्राहक भड़क गए और उन्होंने विष्णु की अच्छे से पिटाई की। इसीलिए कहते हैं, ईमानदारी की कमाई ही असली कमाई होती है और बेईमानी सिर्फ बुरा नतीजा ही देती है। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।